वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में कोरोना इस वक्त अपनी पीक पे है। आज 9 माह में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई है 100 के करीब, और ये बरतानवी वेरिएंट जो है ऑब्वियसली वो पंजाब में आया है और वो ज़्यादा तबाही मचा रहा है और ज़्यादा फैल रहा है। वैक्सीन एक वाहिद हल था इसको बचाने के लिए। हुकूमत ने जो है वो महीनों पे महीनों इन्वेस्ट किए मरीम नवाज़ पे, पीडीएम पे, अपोजिशन पे, सेनेट के इलेक्शन में, लेकिन जो लाइफ सेविंग वैक्सीन थी उसके ऊपर हुकूमत ने आज जाकर एग्रीमेंट किया है, वो भी सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के साथ, एक हुकूमत के साथ, जबकि बाकी ममालिक जो हमारे साथ हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एग्रीमेंट्स हुए हैं। और अफसोस ये कि इस गवर्नमेंट ने वैक्सीन के ऊपर तो वो ये सोए रहे, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब वैक्सीन दस्तयाब थी तब भी इन्होंने नहीं ली। जब प्राइवेट फर्म्स जो हैं पाकिस्तान में वो रशियन वैक्सीन या कोई दूसरी वैक्सीन उन्होंने लाने की कोशिश की और एक तो कराची में उतर भी गई है, तो इस हुकूमत ने जो है उसको भी रोक लिया। और उसके अंदर मेरे तो बहुत डिस्कशन हुई है हुकूमती वज़रा के साथ भी, और इससे जो रेलिवेंट लोग भी हैं, ऐसे अजीब व गरीब गैर मंतकी लॉजिक्स दिए गए हैं। एंड में आके तलवार गिरती थी कि जी नैब जो है, ड्रैब को भी ख़तरा है कि नैब जो है वो हमें बाद में इन्वेस्टिगेट ना कर दें, हम प्राइस गलत ना दे दें। जो हुकूमत है उसको भी ख़तरा है कि जी वो नैब इन्वेस्टिगेट ना करे, जब हमारी हुकूमत चली जाए तो हम पे कुछ ना हो जाए। वो नैब ड्रैब वाले कैबिनेट में भेजते रहे, उस वैक्सीन के मुतालिक कैबिनेट वाले ड्रैब में भेजते रहे। सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये वैक्सीन जो है ये हुकूमत, ये आपको अल्फाज बता रहा हूँ इस हुकूमत के, इमरान खान साहब की, जो कहते हैं हम लॉ पे चलते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी है सिंध हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन और सब कुछ है, फेडरल गवर्नमेंट रिजल्ट ऑफ सच आर्बिट्री मेलाफाइडा इलीगल एक्शन ऑन देयर पार्ट। मेलाफाइडा इलीगल एक्शन जो उन्होंने रोका है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन प्राइस का जो है उसको सैबोटेज किया है, और आज भी वो लोग मर रहे हैं कोरोना वैक्सीन ना होने की वजह से, कोरोना की वजह से। और हुकूमत जो अपनी हटदर्मी पर अड़ी हुई है, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ये भी नहीं मान रही कि सिंध हाई कोर्ट ने मुंह पे कहा है कि आपने इलीगल, गैर कानूनी, मेलाफाइडा इंटेंशन से जो है इस वैक्सीन को रोका है। और इससे पाकिस्तान के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है। वो 50,000 वैक्सीन या और वैक्सीन वो कितने लोगों की जान बचा सकती थी? अगर ये मिलियन डोजेस का एग्रीमेंट करते तो कितने लोगों की जान बच सकती थी? इसका हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है। इनसे आप पीडीएम का पूछ लें, इनसे नवाज शरीफ की करप्शन का पूछ लें। अब पीपल्स पार्टी में तो खरी बात नहीं करते, अब तो वो ज़रा कुर्बत भड़की हुई है, लेकिन बाकी सब बातें हुकूमत से करवा लें। जो लोगों को बचाने के लिए, रिलीफ देने के लिए, मरने से बचाने, उसमें कोई बात नहीं होगी। उससे बढ़ के सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो आई और बीबीसी ने उसको उठाया है। उस वीडियो के अंदर आप देखें कानून की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं इमरान खान साहब के दौर में, और वफाकी वज़रा के लेवल पे लोग किस तरह उड़ा रहे हैं। आम बंदा जो है वो तो वैक्सीन लगवाएगा 60+, 70+, लेकिन ये आप देखें वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब की फैमिली की ये मुबैना वीडियो है वैक्सीन लगवाते हुए। अब आप ये सोचें, ये सारे बच्चे जो हैं और जो भी लोग इसमें नज़र आ रहे हैं, इसमें 90% लोग जो हैं ये 70 से ऊपर नहीं है, 60 से भी ऊपर नहीं है, 50 से भी ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की आम आवाम जो है, क्योंकि वफाकी वज़ीर की फैमिली नहीं है, वो तो 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर वैक्सीन नहीं लगवा सकती गवर्नमेंट की, और उसको जाना पड़ेगा एक्सपो सेंटर या कहीं और। यहाँ आप देखें वफाकी वज़ीर की पूरा ख़ानदान जो है, क्योंकि वो वफाकी वज़ीर है इमरान खान साहब के, तो ना सिर्फ वैक्सीन की सहूलत घर में प्रोवाइड की गई है, बल्कि इसमें उम्र की भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं। 50 साल से नीचे, 60 साल से नीचे सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वफाकी वज़ीर इमरान खान साहब की कैबिनेट के सुरखेल वज़ीर जो है, ये उनका इन्फ्लुएंस है। तो ये जो इमरान खान साहब रियासत मदीना के मतलब हमें सुनाया करते थे लंबा लेक्चर के जी ये है और वो है, वो तो हमें ही पता है वो क्या है, लेकिन जब उनके इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो ये पोजीशन आपके सामने। और ये सिचुएशन एक ये नहीं है, कानून की धज्जियाँ जितनी इस हुकूमत ने उड़ाई हैं, खुदा का नाम लेके, शरीयत का नाम लेके कि जी हम उस तरफ लेके जाएंगे इस मुल्क को, और उतना ही ऑपोजिट कानून की धज्जियाँ उड़ाई अली अमीन गंडापुर साहब, एक और वफाकी वज़ीर हैं। अब आप ज़रा उनकी वीडियो देखें, दिखाएं जी ज़रा इसको। उस वीडियो के अंदर जो है उनका छोटा सा बच्चा गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक लॉ की वायलेशन, कानून की वायलेशन, और 16 में सुहागा ये कि अली अमीन गंडापुर बड़े फ़खराना अंदाज में वीडियो भी बना रहे और साथ भी बैठे हुए। ये कोई और मुल्क अगर होता तो यहाँ पे ये वफाकी वज़ीर दोनों जो थे जिन्होंने वैक्सीन नाजायज़ लगवाई मुबैना तौर पे, और ये जो अली अमीन गंडापुर, ये दोनों को रेजिग्नेशन होता, सैक होता। लेकिन हैरानकुन बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इतना इंसाफ की बात करते हैं, इतना कानून की बात करते हैं, इतना मेरिट की बात करते हैं, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ और वो खामोश है, उनका ट्विटर खामोश है, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन अपने वज़रा से नहीं मांगी। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर और वो बैठे देख रहे। ही इज़ द पार्ट ऑफ दिस एंटायर स्टेटस को, ये चल रहा है जो कंटिन्यू है नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के दौर से।
ये जो चीमा साहब है उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी बीबीसी को। उन्होंने कहा कि उनके ख़ानदान के जिन अफराद को वैक्सीन लगाई गई, ये बेसिकली ट्रायल का हिस्सा है जो 2.5-3 माह कबल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने आप साथ हमने रजिस्टर किया था, उसका हिस्सा है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बीबीसी को बताया कि जिस ट्रायल और वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो ट्रायल तो महीनों पहले ख़त्म हो चुका है, अब तो उसका फॉलोअप हो रहा है। और दूसरा ये कि ये ट्रायल जो है ये ब्लाइंड ट्रायल होते हैं जो एक इंतहाई कंट्रोल सेटअप के अंदर की जाती है, यानी किसी के घर जाकर ऐसी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। ये माहिराना राय दी बीबीसी के ऊपर। आम बंदा ये ज़रा पता कीजिएगा, यास्मीन साहब अगर हों तो उनसे पता कर लीजिएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑब्वियसली हुकूमत को हर लेवल पे डिफेंड करने के लिए अली नवाज ऐवान साहब, और आप देखिएगा वो इसको भी डिफेंड करेंगे और मुझे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब और इरशाद भट्टी साहब। तो सबसे पहले तो मैं अगर भट्टी साहब आपकी एक न्यूट्रल राय ले लूँ, ये जो चीमा साहब का कसूर नहीं है, इसमें गंडापुर साहब का कसूर भी नहीं है, ये सब तो स्टेटस को का हिस्सा है। इनका क्या है? इमरान खान साहब पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है जी इन दोनों वाकयात की जो आज कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं? भट्टी साहब। सबसे पहले तो कामरान भाई वही पूरी कौम को, पूरी आवाम को कि खुदा के लिए एहतियात कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। ना हुकूमत पे रहिएगा, ना अपोजिशन पे रहिएगा, ना ब्यूरोक्रेसी पे रहिएगा, ना इन पे रहिएगा, कुछ भी ना रहिएगा प्लीज़। आपको पता है कि आपका, मैं कौम से कहना चाहता हूँ, मेरी कौम, इमरान खान के बाद सबसे बड़ा तरीक़े इंसाफ का अरस्तू था असद उमर, सबसे बड़ा दिमाग था असद उमर, सबसे बड़ा माहिर मुआशियात था असद उमर। एज ए वज़ीर ख़जाना डिज़ास्टर, यानी जो कुछ किया, और 6 महीनों में $4.5 बिलियन मार्केट में फेंक कर डॉलर 124 से 165 पर। एज ए प्लानिंग डिवीजन हेड डिज़ास्टर असद उमर, 43 साहब मैं आऊंगा हफीज शेख के ऊपर भी और वज़ारत ख़ज़ाना, जरा इस पे आ जाए जो दो मैं उसी पे आ रहा हूं जी, उसी पे आ रहा हूं 2 जुमले सिर्फ। एज ए प्लानिंग डिवीजन हेड असद उमर डिजास्टर, 43.8% तरक्याती बजट खर्चा गया है। तरक्याती बजट खर्चा जाएगा तो अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, आवाम की फलाह बहबूद होगी। और क्यों नहीं खर्चा गया? नैब तंग करता है, और अपोजिशन जब कहती है नैब का कुछ करेंगे तो एनआरओ मांग रहे होते हैं। नंबर 3 NCOC एज ए हेड असद उमर डिजास्टर। कोई दुनिया में, यानी प्राइवेट ड्राइव वाले रिश्वत मुबैना तौर पर मांग रहे हैं, सारी रिश्वतें चल रही हैं। फैसल सुल्तान साहब डिजास्टर, उससे बड़े डिजास्टर वो सुबह शाम बता रहे हैं। इमरान खान साहब की तबीयत ये होगी, अल्लाह उनको सेहत दे, इमरान खान साहब को, सारों को सेहत दे, इस कौम को सेहत दे। लेकिन अब ये अगर ये वैक्सीन लगाई होती मरियम नवाज साहबा ने और उनकी फैमिली ने, तो आज ट्विटर पे, आज सोशल मीडिया पे, आज टेलीविज़न पर आज जो हाल होता वो कमाल का हाल होता। अगर ये हमजा शहबाज साथ बैठा होता और 10 साल का बच्चा चला रहा होता गाड़ी, तो आज जो हमारा हाल होता वो आप देख चुके होते। हम सारे तबर्रे भेज रहे होते कि कमाल ये कर दिया। ये कंटिन्यूएशन है 2 शाही ख़ानदानों की। वो जो हाउस ऑफ जरदारी और हाउस ऑफ शरीफ के बाद खावर मानिका से शुरू कर दे, डीपीओ पाक पतन वाला, वो अभी भी पता नहीं उसको नौकरी मिली है रिजवान गोंदल को कि नहीं मिली, वहाँ से शुरू कर दें, यहाँ तक आए वही कुछ है। यही सोचते थे हम, ये तब्दील करना था हमने, ये तब्दीली लानी थी हमने, ये स्टेटस को तोड़ना था हमने। खुदा के लिए इमरान खान साहब, फलाई रियासत, मदीना की रियासत, यूरोप का निज़ाम, अमेरिका का निज़ाम, बरतानिया का निज़ाम, मलेशिया का निज़ाम को ये एक इम्प्लीमेंट कर दें। खुदा के लिए आपका पॉइंट आ गया, आपको देखने के लिए खड़े ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही दे दें, खड़ा तो खैर क्या। अच्छा अली नवाज ऐवान साहब, मैं इस पे आपसे बहस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इन दोनों वुज़रा का ये एटीट्यूड जिसमें कानून और मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अपनी खामोशी से टॉलरेट करना चाहिए था या ट्वीट करके कंडेम करना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए थी? विजुअल्स चला दें जब ये फरमा रहे हैं, और इनको भी रखिएगा बीच में प्रोड्यूसर साहब। जी सर, अली नवाज ऐवान साहब। अच्छा, थैंक यू उस्ताद मोहतरम, आपने शुरू से इरशाद भट्टी साहब से कर दिया तो जवाब ही बहुत लंबे हो गए, ना मैं उन्हें कुछ कह सकता हूँ, ना मैं इज़्ज़त एहतराम के दायरे में रह के मैं जो बात कर सका। एक उस्ताद आप हैं मेरे, दूसरे इरशाद भट्टी साहब हैं। तो अगर ज़ुबैर उमर करे और हमारी पार्टी उसको दानो तान करे और कहे कि ये बुरा काम कहा है, उन्होंने बुरा काम किया है, तो हमारे पास कोई दूसरी वजह है नहीं कि हम इसको भी बुरा अमल कहें।
कि जो चीमा साहब की फैमिली ने किया। अगर अली अमीन गंडापुर अपने बच्चे के साथ ड्राइविंग करता है, उसको ड्राइविंग करा रहा है और पूरी वीडियो खुद बना के ऑन एयर कर रहा है, तो मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। मैं तो उसको यही स्नब भी करूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे उसको देख के मोटिवेशन हासिल करें और जो 18 साल की एक लिमिट तय है उसे वो क्रॉस करने की कोशिश करें कि उनको देख के वो देखें वो भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं। तो मेरे पास तो ये अल्फाज नहीं, और मैं इसकी मजम्मत करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं ये बड़ी जबरदस्त बात उसके की बाद आपने। आ जाते हैं कि आपने जो नहीं बात देखिए जी, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं गलत बात कर ही नहीं सकता, ना आपने की है ना मैं करूंगा। दूसरी तरफ भट्टी साहब बैठे हुए हैं। लेकिन अली भाई बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो स्नब करे ना, प्राइम मिनिस्टर स्नब करे इस एटीट्यूड को सर, जिस तरह आप कर रहे हैं। मैं उसकी बात आता हूँ। कामरान भाई देखिए, मैंने बहुत सारी बातों को जवाब देना है। मैं इस बात पे भी आऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं उस पर भी आता हूँ। मैंने अपनी हद तक, और मैं बाकी ये कह रहा हूँ, यही हमारी वो बात है जो हमारे अंदर है और हम जिसको बुरा समझते हैं, जिसके खिलाफ हमने स्ट्रगल किया है, अगर वो हमारी पार्टी के अंदर भी होगी हम उसकी मजम्मत करेंगे और आपको खान साहब का रिएक्शन भी नजर आ जाएगा। दूसरा, आपने एक माहिराना राय दी अद्वियात पे। मुझे तो आज लगा कि आज मेरे माहिर जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, सिंध हाई कोर्ट का फैसला है मेरे सामने, जो मैंने वैक्सीन में बात की आपके साथ चला भी है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला डिबेटेबल फैसला है ना सर, कोई हरफे आखिर तो नहीं है, डिबेटेबल है। मैं डिबेट कर लेता हूं, आपको अच्छी लगे बुरी लगे वो आपके सामने है। सर एक कोवैक्स है 180, मैंने आपके शो में ही बात की थी, मैंने किसी और शो में नहीं, आपके शो में बात की, आप रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कोवैक्स एक ऐसे WHO के नीचे एक इदारा बना है जिसके 180 मुल्क उसका हिस्सा है, जिन्होंने ये तय किया था कि वो गरीब मुल्क जो वो बाकी मुल्क जो अद्वियात ये कोरोना की वैक्सीन खरीद नहीं सकेंगे, उसको हम एक तरीके से मुहैया करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड में जैसी ये दवाई शुरू हुई थी बननी, तो लोगों ने उसके ऊपर बैटिंग करनी, उसको बुक करना शुरू कर दिया था, ये देखे बगैर कि ये कामयाब होगी कि नहीं होगी। हमारे पास वो वसाइल नहीं थे। हम 8वें वो मुल्क थे जो कोवैक्स के अंदर गए। उन्होंने हमसे डन किया था कि पहले क्वार्टर में 4.8 मिलियन आएगी, फिर 17 मिलियन 6 मंथ्स में आएगी, 47 मिलियन एक साल के अंदर आएगी। उसके साथ साथ हम चाइना के अंदर भी हमने बुकिंग कराई थी, एक हमें एड की सूरत में मिलेगी। कल आज 10 लाख मेडिसिन पहुंची हैं, कल कैनोसिन की मेडिसिन पहुंच रही हैं। और आपकी बात ठीक है, हमें और रैपिडली इसके ऊपर काम करना चाहिए, बट आपने अपने वसाइल और अपनी चीजें देख के करना चाहिए। फिर आपने स्पुतनिक की बात की, बहुत जबरदस्त बात की उस्ताद मोहतरम आपने कामरान भाई। आपको पता है कि इस मुल्क में हम कोई कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर नहीं रहते। हमारे पास तालीम हासिल करने के लिए प्राइवेट इदारे भी हैं और गवर्नमेंट के। अगर मैं अफोर्ड करता हूं तो मैं उसे अपनी प्राइवेट सेक्टर में डाल देता हूं। मेरे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर मेरे पास, मैं अफोर्ड करता हूं तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करा लेता हूं। इसी तरह अगर मैं लाइन को जंप करना चाहता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक तरीका है कि मुझे वो प्राइवेटली मैं ले सकता हूं। गवर्नमेंट ने तो सबको देनी है और गवर्नमेंट उसके ऊपर लगी हुई है। स्पुतनिक एक आए, उन्होंने कहा कि हम 50,000 मेडिसिन ले आए। सर ड्रैब के अंदर एक कमेटी है जिसको हम कहते हैं ड्रग प्राइसिंग कमेटी। उसके अंदर सारे पाकिस्तान के सारे सूबों के मेंबर्स बैठते हैं और उसने और प्राइसिंग करती है। ये वाहिद दवाई है जो दुनिया में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जिसकी आपकी नेबरिंग कंट्री के अंदर कोई प्राइस नहीं है। अली भाई मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आप सही कह रहे हैं, ड्रैब जो है, ड्रैब की मुबैना बदमाशियां हैं, मुबैना बदमाशियां। इसकी वजह ये मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े सर सुन तो लेना सर, पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन लेना आप। उसके बाद आपसे बात हो रही है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, आपको पूरा मौका मिलेगा। 2018 का जो फार्मा लॉ है जो साकिब निसार साहब के दौर में बना, उसमें क्लियरली लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में, उसी वजह से केस का फैसला भी है कि जो भी नई वैक्सीन या नई अद्वियात आएंगी पाकिस्तान में जिनकी प्राइस डिटरमिन नहीं है, वो लैंडिंग प्राइस का 45% इंपोर्टर ले सकता है। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जमा कराया हुआ है, $45 में जमा कराया हुआ है। हुकूमत इसको फिर भी रोका हुआ है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा रिलीज कर दे, फिर भी रोका हुआ है। तो सर लोगों की जाने जा रही है ना, बात तो ये हो रही है, झगड़ा क्या है, लोग जाने जा रही है झगड़े में। भाई बिल्कुल ठीक बात की, और मेरा और आपकी राय एक है। हमारे पास कुछ लोग हैं अफलातून इस मुल्क के अंदर जो इसको दूसरी तरह ले रहे हैं। मेरा और आपका दिमाग बिल्कुल एक चीज पे, इसमें थोड़ा सा आपकी और मेरी बात में जो फर्क है, आपने पूरी बात सही कोट की है, उसके अंदर जो फिर एक फर्क है कि उस कंपनी ने जो ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल कमेटी के अंदर जाके $30 पहले कोट की थी, और उसके बाद जाके जब वो लैंडिंग प्राइस सर वो जनवरी में कोट की थी ना, मार्च में तो वो प्राइस 45 पे चलेगी। तो डॉक्यूमेंट कामरान भाई देखिए, कामरान भाई मुझे पता जो आप बता रहे हैं, ज्यादा ड्रैब के खिलाफ हूं मैं। मुझे लगता है कि ड्रैब वो वाला एफिशिएंटली काम नहीं। सर ये आपका चले पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। आपने ये बात बता दी कि गवर्नमेंट ने आज किया एग्रीमेंट, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम इंतजार करेंगे
कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनकी बातों में अभी भी मैं अच्छा, तो सर, बिलीव आप एक- करता हूँ, सर, देखिए सर, 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 मैं सर, बिलीव सर, करता हूँ, जो वो कह रहे होते हैं ना रियासत मदीना, वो होप टूटे सर, ना, मुझे इन दो मेरे गुजरा के दूसरे खिलाफ वो क्या उस्ताद करेंगे? मोहतरम का जवाब तो देने दें। जी जी बताएं बताएं, किसका दे सर, रहा है दूसरे जवाब? उस्ताद मोहतरम का जवाब तो देने दें। यही बात की थी उन्होंने, इरशाद भट्टी साहब का, फरमाए फरमाए। इरशाद भट्टी, मुझे आज पहली दफा पता चला कि इरशाद भट्टी साहब को इकोनॉमी के ऊपर भी कमांड है। उन्होंने कहा कि असद उमर डिजास्टर थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। आज भी जो पॉलिसीज चल रही हैं, आज भी जिस बुरहान को पाकिस्तान को, जिस बुरहान पे टाइटैनिक, जो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ बैठे कि टाइटैनिक टकराने वाला है, और जब ये कहते थे वो कश्ती है जिसमें हमने छेद कर दिया हुआ है सागदार ने, उसको अगर किसी किनारे पे पहुंचाया है सेफ एंड साउंड, वो असद उमर ने पहुंचाया है। आज दुनिया के सारे इदारे कह रहे ठीक है अली भाई, कि पाकिस्तान अब खतरे से बाहर मैक्सिमम चला गया। प्रोग्राम आपके साथ मेरा हो गया, Because मुझे बाहर अब चला दूसरी गया। राय लेने दें, और आपका एकदम, पॉइंट आ अगर गया। आप 2.5 साल में किसी को नहीं सर देखिए, मैं तो कह नहीं रहा असद उमर डिजास्टर है, वो उनकी राय है सर, वो उनकी राय है ना। मेरे बड़े भाई हैं, इरशाद साहब की राय से दे दी। आप डिसएग्री अगर करते हैं। पाकिस्तान 4 उन मुल्कों में है, नहीं कमरान भाई, नो जी, जी, प्लीज मुझे जी, क्लियर भाई। करने देना, क्लियर करने देना। आप कसम निकाल लें पिछले शोज की, बोल लें। उन्होंने कहा कि एनसीओसी के एज अ हेड वो डिजास्टर है, तो इरशाद भाई की मालूमात पे मुझे हैरानगी है, ला इल्मी पे मुझे हैरानगी है। मैं से आगे कुछ नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान 4 उन मुल्कों में है जिन्होंने कोविड को सबसे बिल्कुल ठीक है जी, ये मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इस पे बारी आएगी जब भट्टी साहब की जब आएगी। ठीक है सर, पॉइंट आ गया, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। 25% ज्यादा फंड लग चुका हुआ है। सर पॉइंट आ गया आपका, मिफ्ता साहब के पास जाना मैंने। तो भाई फिगर्स में अगर अली भाई पॉइंट आ गया आपका, आपको आज वैसी सारे मर्जी के मुझे, आपको आज वही सारे गुनाह माफ है कि आपने मुजम्मत कर दी उस एक्शन की, और वो मुजम्मत हमें प्राइम मिनिस्टर से भी सुननी है, देखते क्या एक्शन लेते हैं। वो कोई और मुल्क होता तो इनके रेजिग्नेशन होते हैं, लेकिन बहरहाल मुजम्मत ही बड़ी बात होगी कि जिस तरह लगाया गया है। डॉक्टर साहब को लेना पूछो उनसे किस तरह हेल्थ वर्कर वहाँ चले गए। मिफ्ता इस्माइल साहब, वैक्सीन के ऊपर हम पीछे रह गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल राइट पोजीशन पे हैं। आई वुड लाइक टू टेक योर कमेंट ऑन दैट एज वेल। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऑब्वियसली आपके दौर में भी उड़ती थी, इस दौर में भी उड़ती है। मेरा तो ये नैरेटिव है कि कोई फर्क नहीं है कानून की धज्जियां उड़ने में, आपके दौर में की तरह ही उड़ रही हैं। हफीज शेख में बाद में आऊँगा, योर टेक ऑन इट। सर शुक्रिया सर कामरान भाई। जनाब 55 लोगों को 1000 में से नेपाल के अंदर टीका लग गया है। 1000 लोगों में से 55 लोगों को, 40 लोगों को श्रीलंका में टीका लग गया 1000 में से, हिंदुस्तान में 35 लोगों को और बांग्लादेश में 29 लोगों को 1000 में से टीका लग गया है। पाकिस्तान में 1 आदमी को 1000 में से 1 आदमी को, नेपाल 55 लोग, श्रीलंका 40, हिंदुस्तान और बांग्लादेश तकरीबन 30, पाकिस्तान 1। अगर इस पे भी असद उमर साहब डिज़ास्टर्स नहीं है एनसीओसी के, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। पूरे दुनिया के अंदर जब लोगों को टीके की सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगी और ट्रैवल आसान हो जाएगा, तो पाकिस्तान में पहले लोग इसलिए नहीं आते थे कि टेररिज्म था, अब लोग इसलिए नहीं आएंगे कि आप यहाँ पे कोविड आहिस्ते आहिस्ते चल रहा होगा। ये किस किस्म के डिज़ास्टर्स की बात चल रही है कि पूरी दुनिया के ममालिक ने ले लिए टीके, आपने टीके नहीं लिए। और फिर जो थोड़े से आपको चंदे के टीके आए, 5 लाख इधर से 10 लाख उधर से, तो उसमें अभी लोगों के घरों में लग रहा है। मतलब और उसके बाद आप मतलब क्या बात, ये तो हद ही होगी ना यार, ये विजुअल बार-बार चलाएं, ये तो ज्यादती की हद होगी। अच्छा, कि ये जिस तरह ये तो बदमाशी होगी ना कि आप क्योंकि वफाकी वजीर आम आदमी तो जाके लगवाएगा और वो 60 से ऊपर जाएगा, उससे नीचे जा नहीं सकता, और आप वफाकी वजीर है, हमारे वोट से आप आए हुए और हमारी बॉस बने हुए। सर छोड़ दे जी मिफ्ता साहब। सर मेरी गुजारिश ये है कि जब आपने 1 आदमी को लगाया है पूरे पाकिस्तान में 1000 में से 1, और नेपाल जो कि अमीर मुल्क नहीं है वो 55 लोगों को लगा रहा है, तो थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए आपको, थोड़ी सी तो हया करनी चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो। फिर वो एक भी वजीर ही निकला है, उसके बाद चले और आगे चलते हैं, मईशत पे आ जाइए। एक तो मैं पहले कह दूं कि हफीज शेख साहब को भी कोविड हो गया, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, वो अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आरिफ अली। अच्छा मिफ्ता साहब, इन सबको सेहत दे, लेकिन जरा हफीज शेख साहब पे आ जाते हैं। हफीज शेख का ये बता दीजिए कि आपके नज़दीक हफीज शेख वॉज द फैक्टर बिहाइंड द डिजास्टरस महंगाई, या आपको लगता है वो हो या कोई और हो, ये मामला रुकेगा नहीं? अगर हम एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करें, अब जो नए आए हैं अदर साहब जो है, तो आपको लगता नहीं कि इससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? क्योंकि उनको आप IMF का नुमाइंदा कहते थे, ये तो पाकिस्तानी है पक्के पक्के। मैं गुजारिश करता हूँ, जब मैं गया था वज़ीर ख़जाना की पोजीशन छोड़ के, तो 5.8% ग्रोथ थी। पहले साल असद उमर आए, उन्होंने ग्रोथ को कम करके 1.9% कर दिया।
तकरीबन यानी हंस रहे कि भाई। 5,000 या 8 से 9, तो इसका मतलब कि 12 अरब डॉलर की आपने 12 अरब डॉलर की कम से कम कमी कर दी ओह आपने। माय गॉड। अच्छा, उसके बाद इन्होंने रुपए को डिवैल्यू करा, रुपए को तेजी से डिवैल्यू करा, लेकिन एक पैसा भी एक्सपोर्ट कर नहीं बढ़ाया। मैं एक 24.78 बिलियन पे एक्सपोर्ट छोड़ के गया था, असद उमर के साल के बाद 24.2 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ। मैंने 6.5% बजट डेफिसिट करा था, जो 2250 अरब रुपए थे। असद उमर साहब का बजट डेफिसिट था वो 3700 अरब रुपए था, 1500 अरब रुपए ज़्यादा था। तो और उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा दिए, जो उसके बाद फिर रज़ा बाकर साहब भी इसमें इस खता में शामिल थे। 13% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद पूरे पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ये बात करते हैं, ये आज भी वहाँ पे नहीं पहुँची जहाँ पे मैं छोड़ के गया था। ये वहाँ तक वो इंडेक्स आज तक नहीं पहुँचा है। एक्सपोर्ट आज तक पाकिस्तान का वहाँ पे नहीं पहुँचा है जहाँ पे मैं छोड़ के गया था। ये जितनी भी बातें करते हैं, इनको नैरेटिव बनाने बहुत आती है। कभी बोलते हो हमने बनियान बहुत बेच दिए बांग्लादेश में, हमने पैंटें बहुत बेच दी पेरू के अंदर, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात नहीं करते। जब नून लेकिन मेरा सवाल ये था आपसे मिफ्ता साहब, आपको लगता है कि कोई भी देखें, एक आर्गुमेंट ये कि आपने इकॉनमी इतनी बदहाल छोड़ी कि कोई भी वजीर को संभाल नहीं सकता। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये कि क्या हफीज शेख की वजह से मुल्क डूबा? कामरान भाई, ये मैं आप लोगों का आर्गुमेंट है ना, कौन सा आर्गुमेंट है? 5.8% ग्रोथ थी, 3.95% इन्फ्लेशन था, फूड इन्फ्लेशन 2% था। कौन सा आर्गुमेंट है कि इकोनॉमी डिजास्टर से? यस, करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा था, 6% था, 5.6%। सर मेरे सवाल का जवाब दे, हफीज शेख फैक्टर है या गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसी फैक्टर है? सर नंबर नहीं, नंबर 1 फैक्टर इन्फ्लेशन का है वो इमरान खान है। जब तक इमरान खान बैठेगा, आप असद उमर को ले आए, हफीज शेख को ले आए, हमाद अजहर को ले आए, इनके पास तो अभी 197 और एक्सपर्ट्स को ले आए, आप अली नवाज अवान को मेरे भाई को ले आए। जब तक इमरान खान बैठा है, जो इमरान खान साहब पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? क्यों सर? मेरी बात सुने। अभी आज सुबह ट्रिब्यून में आया कि हफीज शेख को इसलिए 15 दिन पहले वो कह रहे थे कि हफीज शेख साहब आपकी पॉलिसीज पे मुझे कॉन्फिडेंस है, आज उनको अचानक अनसेरेमोनियसली निकाल दिया। आप सुबह आज 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि ये हम स्टेट बैंक का वो लेके आएंगे ड्राफ्ट। आज इमरान खान ने अप्रूव करने के बाद शायद आज पढ़ा है तो हफीज शेख को निकाल दिया कि बड़ा अजीब ड्राफ्ट कर दिया। स्टेट बैंक का आप ड्राफ्ट देखें, मैं कहता हूं जो सरेंडर कश्मीर में इसने मोदी को किया है, उससे ज्यादा सरेंडर स्टेट बैंक इसने उनको कर दिया। इस पे बात करते हैं, मतलब इस फर्दे वाहिद को मतलब क्या, ठीक है, ये इस पे बात करते हैं, लेकिन मैं ये कोई देखिए हम ये सवाल पूछूंगा मैं ब्रेक के बाद अली नवाज अवान साहब से कि हम आवाम चीखती रही, दुहाई देती रही महंगाई के ऊपर। सर 1 मिनट ब्रेक के बाद आपकी बारे में। भट्टी साहब आपने कुछ 1 मिनट दे रहा हूं आपको मैं, आपने कुछ कहना है कि असद उमर को आपने डिजास्टर कहा, जिसपे उन्होंने अली नवाज अवान साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। योर टेक और 1 मिनट है, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है जी भट्टी साहब। कामरान भाई, नंबर 1 जो कोरोना वाला है वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बता दिया, उस पर मैं आपके पास टाइम थोड़ा होगा, वरना 12 पॉइंट्स थे मैं इकॉनमी पे आ जाएं आप। शुगर सब्सिडी, शुगर कमीशन में क्या असद उमर का किरदार जो है वो सबके सामने है कि क्या उन्होंने किस तरह रुके हुए पैसे दिए, किस तरह शुगर सब्सिडी, वो भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। 4.5 बिलियन डॉलर मार्केट में फेंका, डॉलर का कुछ नहीं। इमरान खान साहब ने क्यों निकाला था असद उमर साहब को, ये भी छोड़ दें कि इमरान खान साहब ने क्यों निकाला था। अगर बहुत बड़ा इतना ब्रेन होता तो इमरान खान साहब ना निकालते। और फिर क्या 12 ट्वीट असद उमर साहब के हक में इमरान खान साहब के, 9 ट्वीट असद उमर के खिलाफ वो जो कि हो गया है। अच्छा, एक बाकी छोड़ दें ये, यानी तरक्याती बजट भी छोड़ दें, असद उमर साहब की सारा कुछ छोड़। अली अवान साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह असद उमर साहब को डिफेंड कर रहे हैं, ये सारे कहते थे कि असद उमर साहब चला गया है तो कम से कम अब मईशत हफीज शेख साहब की, और हफीज शेख साहब के लिए भी 11 ट्वीट इमरान खान साहब ने किए थे कि 1-2 हफ्ते तो इससे क्या चलता है पता, हुकूमत कंसिस्टेंट नहीं है। क्या पता चलता है इससे आपको भट्टी साहब कि कुछ दिन पहले इस्तीफा देने के हफीज शेख उनको मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने? मुझे ये मेरे अली भाई बैठे हुए हैं, ये बता दें, आजम सवाती, फमीदा मिर्ज़ा, शेख रशीद, इशरत हुसैन, अरबाब शहजाद, उमर अयूब और गुलाम सरवर खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, सैयद अमीन उल हक, अली अमीन गंडापुर, किसी एक की परफॉर्मेंस बता दें। 10 वजीर हैं जिनकी मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा जी, मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बार बार कहते रहेंगे कि अपने वफाकी वज़रा को देखें वो किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और आपकी तरफ से अभी तक कोई ट्वीट तक पे उनकी तंबीह या नहीं की गई। कोई और मुल्क होता वेस्ट का
या इस्लामी रियासत की तरफ हम चल रहे होते, इन दोनों को सैक किया जाता। एक बच्चे से गाड़ी चलवा रहे हैं और एक अपनी फैमिली को जो है घर में बुलवा के वैक्सीन लगवा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम तो गई भाड़ में, और ये मिनिस्टर्स जो है ये हमारे इस वक्त जो बने माई बाप बने हुए हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, और देखते प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अगर वो भी बिलीव करते हैं मेरिट के ऊपर। एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा हफीज़ शेख के दौर में हुआ क्या, अवाम ने क्या सोचा, और प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी एक्शन नहीं लिया, और अब क्यों लिया ये पूछेंगे अली साहब से एक ब्रेक के बाद। बड़ी हैरानकुन बात है व्यूअर्स कि जिस वक्त आवाम चीख चीख के कह रही थी कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, हफीज़ शेख साहब पे बात की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं माना, बल्कि वो हफीज़ शेख को सेनेट की अहम तरीन सीट के लिए लड़वा रहे थे। आवाम उस वक्त क्या कह रही थी हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे, सुन लें उसके बाद अली नवाज अमान साहब से तमाम सवाल आते हैं और बाकियों से भी। जी ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ लोग खुदकशियां करने ते मजबूर होए ने, इतनी महंगाई हो गई। आए ना प्याज लेने एक ठेले पे खड़ा होना को पता चले कि किस भाव बिकती है। तेरी जुबान है, सुबह का तो कुछ कहता है, रात को तो कुछ कहता है, अगली दफा किस मुंह से आवाम के पास आएगा। रुला दिए, हमारी आंखों में सिर्फ आंसू ही छोड़ दिए। जो आता है वही लुटेरा आता है। हमारे खजाने का चोर है हफीज शेख, हमारा सारा खजाना लूट के खा गए ये। या अल्लाह इस हुकूमत को आज ही खत्म कर दे। सानू तो दसो असि किस तरह चूल्हे जलाइए। ये जब तक रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा। किसको कहें हम, बच्चे भूखे बैठे हुए घर में। ये तो गरीबों के जनाजे निकाल देगा। बेटे मेरे दोनों बेरोजगार है, रात को भूखे सोते हैं, तरस करे मारे पे, रोटी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। रोज ही हम रोएंगे। अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे, अगर नहीं देनी तो अल्लाह भैया कयामत ले आओ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, अस्पतालों में भी पैसे मांगते हैं। ये टैक्स पे टैक्स ठोकी जा रहा है, हर बंदे को हर चीज महंगी हुई जा रही है। कारोबार साढ़े ठप हो गए। अवाम पानी के साथ रोटी खाने पर मजबूर है। चीनी कहाँ पहुँच गई, नवाज शरीफ खा गया चीनी, इसने गरीब के मुंह से आके ना रोटी निकाल ली, सारा सत्यानाश कर दिया। पहले तो 2 टाइम की खा लेते थे, अब 1 टाइम की खाते हैं, 2 टाइम फाका कर रहे हैं। कितना अपने आप को हौसला दे, करेंगे करेंगे करेंगे, कब करें। लेके बह गए अवाम लोग। खाली वादों के इसने कुछ भी नहीं किया। इस इंसान ने आके हमें जलील किया। वहाँ मैं नहीं खरीद सकती 100 से 4 एक हुकूमत चली जाए तो चंगा। आपने घबराना नहीं, अवाम वैसे ही मारती भी है तो घबराना क्यों नहीं है। मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क करके रख दिया है पीटीआई हुकूमत। अली नवाज अमान साहब, हफीज़ शेख को हटाना इस मौके पे जब बजट आने वाला है जून में, और वो जून तक कंटिन्यू कर सकते थे सेनेट लूज करने के बावजूद, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि प्राइम मिनिस्टर रियलाइज़ किया कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम की कमर टूटी है हफीज़ शेख की। अच्छा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। आपने तो खैर पूरा एक नैरेटिव चला दिया उस्ताद मोहतरम। मेरे बड़े पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने इरशाद भाई का। उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, और 2-3 चीज़ें उन्होंने कहीं, अगर कहेंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। आपने जो पूरा एक नैरेटिव चलाया कि हफीज़ शेख साहब, और पूरा जो आपने चलाया, सर ये समझें कि बिल्कुल महंगाई हुई। अगर मैं ये कहूँ महंगाई नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। हुक्मरान और लीडर में फ़र्क ये होता है, जो हुक्मरान होता है जो भाग भी जाता है और अपने अपने ऐसे समधियों को वज़ीर ख़जाना भी बना देता है, और फिर आखिर में कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। स्टेट बैंक से ओवर बॉइलिंग 7 ट्रिलियन रुपीस का स्टेट बैंक का जो हमने डेट था वो हमने आके क्लियर किया। जो लीडर होता है वो अगली नस्ल का सोचता है। बहुत मुश्किल फ़ैसले किए हमने। जब आपने इकॉनमी सारी कंजम्पशन बेस्ड कर दी हुई है, सारी इंपोर्ट बेस्ड कर दी हुई है, और उसके ऊपर मुफ्ता साहब जैसे लोग छलांगे मारते हैं कि हम 5.8% ग्रोथ लेके जा रहे हैं, स्टेट बैंक को मजबूर किया हुआ है, उनकी पॉलिसी इंटरवेंशंस करते हैं, डॉलर को आर्टिफिशियली 105 पाकिस्तानी रुपीज़ को 105 के ऊपर रखते हैं। मुफ्ता साहब खुद आते हैं और कहते हैं डार्क इकोनॉमिक्स गलत थी, 120 पे लेके जाते हैं। निगरान गवर्नमेंट आती है 128 के ऊपर जाता है, और आपको कहते हैं कि हमारी 5.8% ग्रोथ थी, और आप फौरन IMF जाएं। ये पहले मैंने इस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर्स देखे हैं जो कहते हैं हमारी ग्रोथ दुनिया में सबसे अच्छे लेवल के ऊपर थी, पर हमने इस तरह का निज़ाम छोड़ा कि आपको फौरन IMF के पास जाना पड़ता है। कामरान भाई, IMF के पास उस वक्त जाना पड़ता है जब आपके पास दुनिया को डॉलर देने के लिए नहीं होते। मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि आपने 64 अरब डॉलर की चीजें मंगाई, और आपने 23-23.5 अरब डॉलर की चीजें बाहर भेजी। 34 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट हुआ, और आपके पास 20 अरब डॉलर नहीं थे। आपके पास सिर्फ 2 महीने की करंट अकाउंट लाइबिलिटीज पूरी करने के लिए पैसे मौजूद थे। आप डिफॉल्ट के करीब थे। ये कौन सी ग्रोथ है जो 5.8% के ऊपर है? मुश्किल फैसले लिए। नहीं कामरान भाई, मुश्किल फैसले लिए, मुश्किल फैसले लिए। हमने इंपोर्ट बंद की। इनकी मुझे बता रहे थे आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.8%, 9.8% पे जा रही है। आज दुनिया में इंग्लैंड की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जर्मनी की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, अमेरिका की इकोनॉमी
कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और मिफ्ता साहब यहाँ बैठ के हमें बता रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन के बता रहे हैं कि ये भाईजान ये सिर्फ इनकी हुकूमतों के गलत फैसले से हुआ है। आप छोड़ के क्या गए थे? आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको टीवी के ऊपर आना नहीं चाहिए। जो तकरीर करता था असेंबली के अंदर कि हाँ इसहाक डार ने कश्ती के पाकिस्तान की कश्ती में छेद कर दिया हुआ है। टाइम देना है, अब मुझे अब बाकी उनको भी देना, फिर दोबारा आपके पास आना है। बिल्कुल ठीक है, क्या बात हुई? आपका ये पॉइंट आ गया। चला दिया, महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। आज जिस जगह मिफ्ता बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी से वोट मांग रहे हैं, इनसे पूछे, एग्रीकल्चर डिवॉल्व सब्जेक्ट है, 1500 रुपए का थैला मिल रहा है सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर 850 का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जब आप आंखें बंद करके 18वीं शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इनकी गवर्नमेंट को शर्म दिलाएं। तो इस तरह के मसाइल आएंगे। आखिरी बात कामरान भाई, आखिरी बात, मुझे अली अमीन गंडाफोर का फोन आया था, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फील्ड के अंदर गाड़ी चला रहा था, मैंने इसके ऊपर, मैंने कहा कामरान भाई अगर चाहेंगे तो आपसे क्लैरिटी ले लेंगे। सर लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है 2018 का। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा, एक बच्चे का केस आया था जिसके अंदर इस तरह ही अंडर एज की ड्राइविंग थी। उन्होंने लिखा है, द जज रिमार्क दैट अंडर एज चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव एनी व्हीकल, चाहे वो बाप की हो, माँ की हो, अपनी हो, कामरान शाहिद की हो, अली नवाज अवान साहब की हो, any vehicle, be it a car, motor bike or rickshaw and held parents responsible for the potential non-compliance. And the judge also said that if any violation reported, the parents or guardians will be punished and sent behind the bars. इसके बाद मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और दुनिया जहान की सिविल सोसाइटीज़ के अंदर ये हो ही नहीं सकता कि आप बच्चा, चाहे वो गाड़ी आपकी है, वो लैंड आपका है, और आप तो सर पॉलिटिशियंस जो है वो तो एक रोल मॉडल है। ये क्या रोल मॉडल आप पेश कर रहे हैं और उस बच्चे को आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? वो बच्चा हमारे बच्चों की तरह ही है, उसको आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं सुबर में क्योंकि आपका बाप वजीर है तो आप कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ये कोई जवाब नहीं है सर। उनको रिकंसिडर करना। अली अमीन गंडापुर साहब बड़े अच्छे आदमी है, मुझे उनसे कोई जाती वो नहीं है, लेकिन उनको जरा देखना चाहिए कि वो अपने बच्चे को और पाकिस्तान के बच्चों को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हैं। दूसरे बच्चे भी अगर गाड़ियां इस तरह मारते फिरेंगे तो इस मुल्क में क्या होगा भाई? लेकिन मुझे ना आपसे कोई वो है ना अली अमीन गंडापुर से, मुझे तो इस वक्त इंतजार है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो क्या करते हैं दोनों बुजुर्ग का। मिफ्ता इस्माइल साहब, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस बेस के ऊपर जो है इतनी पैथेटिक इकॉनमी के बाद इमरान खान साहब को और उनके वुज़रा को रिस्पांसिबल करार दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। और एक बात कामरान भाई, एक जुमला रह गया, एक जुमला अली नवाज साहब देखिए, अब मेरे सवाल पूछा था कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं, तो मुझे अब जवाब देना है। देखिए मैं मिफ्ता उसके बाद आऊंगा अली भाई आपके पास। यार मिफ्ता साहब, एक जुमला है सिर्फ। मिफ्ता भाई एक जुमला है, एक जुमला है मिफ्ता भाई। बोल लो जी जी। अच्छा, इसमें इनको कह दें अगर ये इतनी अच्छी इकॉनमी थी छोड़ के गए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट की थी इस इकॉनमी के बारे में और उसे डिलीट कर दिया था, वो जरा कामरान शाही साहब चला दें। ठीक है सर, मैं अभी चेक कर। जी मिफ्ता साहब, यू हैव अ माइक। जी, गुजारिश ये है कि एक तो अली नवाज भाई ये गलत फरमाते हैं कि मैंने खुदा न खास्ता कभी ये कहा कि डार साहब ने कोई कश्ती डुबा दी थी। अच्छा, अब जो ये अक्सर कहते हैं, लेकिन ये मतलब खैर लोगों को पता है सच्चाई। देखिए, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम 84 रुपये में अंडे बेचते थे और इनको फ़ख्र होना चाहिए कि इनके ज़माने में 170 रुपये के अंडे हैं। हमको शर्म आनी चाहिए कि 142 रुपये का लीटर तेल मिलता था, इनको फ़ख्र होना चाहिए कि 290 रुपये का लीटर तेल मिलता है। हमको शर्म आनी चाहिए कि हमने 4 साल जिस दिन 5 साल 55 रुपये तक की और थोड़े से बैंड के अंदर चीनी मेंटेन करी। इनको फ़ख्र होना चाहिए कि इन्होंने 100 और 110 रुपये की चीनी लेके गए। हमको शर्म आनी चाहिए कि हम 35 रुपये का आटा छोड़ के गए। इनको फ़ख्र होना चाहिए कि 75 रुपये का 80 रुपये का आज आटा मिल रहा है। हमको शर्म आनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे थे हर महीने, और आखिरी साल हम 15 लाख नई नौकरियां बना के गए। इनको फ़ख्र होना चाहिए कि इन्होंने 30-35 लाख पाकिस्तानियों को बेरोज़गार कर दिया है। इनको फ़ख्र होना चाहिए कि 1 करोड़ पाकिस्तानी ख़त गुर्बत से नीचे चले गए। इनको फ़ख्र होना चाहिए कि हर पाकिस्तानी की इन्होंने स्पेंडिंग क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर देनी चाहिए। हमको शर्म आनी चाहिए कि हम मुर्गी का गोश्त 158 रुपये किलो छोड़ के गए थे। इनको फ़ख्र होना चाहिए कि 450 रुपये किलो इस वक्त मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। तो आप अगर भाई आप तो खुद ही शर्म खा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट क्या चल रहा है। नहीं समझ आ गया, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल है मिफ्ता साहब, बात ये है कि आप इसमें इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल को करार देते हैं। देखे ना, वो तो ये टेक्निकल जॉब है ना, आप इमरान खान को कहते हैं। मेरे भाई
मेरे भाई मेरी बात सुने। देखिए इमरान खान की हुकूमत है ना, लोगों ने सपोजिटली इमरान खान को सेलेक्ट किया या इलेक्ट किया या जो भी किया है, ठीक है। हफीज़ शेख तो वो था ना जिसको शिरीन मज़ारी साहब कहती थी IMF का एजेंट है, फिर वो अचानक इमरान साहब के साथ आ गया तो दूध में ना गया, अब बेचारे को फिर कल से गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। नदीम बाबर तो ये लोग तो इलेक्टेड नहीं थे, इमरान खान साहब लेके आए थे ना, फैसला तो आखिरी इमरान खान करता है। देखिए ये बड़ी कन्वीनियंट है कि हम बात कर रहे हैं कि असद उमर ने ECC में फैसला करा कि सब्सिडी दे दो, असद उमर ने फैसला करा कि ECC को सब्सिडी दे दो। असल बात तो ये है कि काबीना ने भी फैसला करा कि इसको सब्सिडी दे दो। भाई ये जो आप हंस रहे हैं ना, देखिए आपको पता है मुझे इनसे मिफ्ता इस्माइल साहब की पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं। मेरी बात सुन लें सर, ये जो आप हंस रहे हैं ना, आप यकीन करें पंजाब में जो हाल है, एक तो आपने जो क़यादत लगाई और उसके बाद जो आपने इकॉनमी का भट्ठा बिठाया, आप यकीन करें आप कहते रहे कि ये नून लीग ने किया, नून लोग ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि चीनी नून लीग ने की, वो तो नवाज शरीफ का तो वजूद ही नहीं है इस वक्त। आटा नून लीग ने खाया, अद्वियात नून लीग ने की, इनका तो वजूद ही नहीं है। ये तो जेलों में या जलावतनी में गुजार रहे हैं और आप कहते हैं कि अजाब है अल्लाह का इनके ऊपर। ये तो अल्लाह के अजाब में बकौल प्राइम मिनिस्टर का ये क्या करेंगे? इरशाद भट्टी साहब प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों वफाकी वज़रा के खिलाफ कोई एक्शन होगा? भट्टी साहब बिल्कुल करता हूं, लेकिन एक और अनोखी मिसाल सुन लीजिए। पंजाब का जिक्र किया है आपने, एक पोस्ट क्रिएट की गई है डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच की जनूबी पंजाब की, लमसम तनख्वाह 3 लाख, रिटायर्ड पुलिस अफसर जो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे लगा है, वॉलीबॉल स्पोर्ट्स बेस पर वो पुलिस में ASI भर्ती हुआ था, DSP के बाद ASP बना और रिटायर हुआ। जो इश्तिहार बनाया गया इसमें फूफा की तस्वीर बस लगानी बाकी थी। ये फूफा है सरकारी फूफा सबसे बड़ा। अगर ये फूफा नून लीग का होता, ये फूफा पीपल्स पार्टी का होता, ओए होए आज क्या क्या कह रहे होते। और दूसरी बात, शेरी मज़ारी साहबा ने हफीज़ शेख को अमरीकी एजेंट भी कहा था। और तीसरी बात, नासिर दुरानी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक, असद उमर, ब्रेक लेनी पड़ रही है, लेकिन ब्रेक के बाद व्यूअर्स आपके साथ दिल के दुख शेयर करूंगा मजीद। ये सारे आज के जो वाकयात हुए मेरिट को लेके। जी एक ब्रेक।